हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम फिर से उसी टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट है। कल हमने देखा था कि कैसे हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा और कैसे उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा और हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। और हमने पढ़ा था कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। और हमने कई टॉपिकों पर कल बात की थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के दो महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे। आपको उन केंद्रों का नाम अर्थात उन स्थलों का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए हम आज का वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पुरा स्थल। पुरा स्थल एक ऐसे स्थल को कहते हैं जिस स्थल पर पुराने औजार, बर्तन, मृदभांड, इमारतें तथा इनके अवशेष प्राप्त हों। मृदभांड मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं। इनका निर्माण यहाँ के लोगों ने अपने लिए किया था, जिन्हें छोड़कर वह कहीं चले गए। हजारों वर्ष बाद यह अवशेष जमीन के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं। जैसे वर्तमान में कोई गांव है, अगर वह किसी कारणवश विस्थापित हो जाता है अर्थात वहाँ से चला जाता है, जब कई वर्षों बाद वहाँ कोई आएगा तो वहाँ की व्यवस्था को देखेगा और वह अनुमान लगाएगा कि यहाँ पर भी पहले व्यक्ति रहते थे। जिसके बाद वहाँ पर पुरातत्वविदों को सूचित किया जाएगा और वो आएंगे और वहाँ की चीज़ों को सर्च करेंगे, खोजेंगे कि यह कितनी पुरानी है और इस प्रकार किसी सभ्यता का पता लगाया जाता है। इसी तरह जब हड़प्पा सभ्यता में हमें कुछ अवशेष मिले तो यह पता लगाया गया कि यह एक नियोजित शहरीकरण था। यहाँ भवनों के निर्माण से पहले इनका पूरा नियोजन किया जाता था। नियोजन का अर्थ है पहले ढांचा तैयार किया जाता था। जैसे कि हम घर बनवाते हैं तो इसके पहले नक्शे से पहले उसे देख लेते हैं कि कैसा लगेगा हमारा घर। उसी प्रकार हड़प्पा के लोग पहले उसे नियोजित करते थे और बाद में ही वहाँ पर मकान बनाते थे। यहाँ पर बस्तियाँ दो भागों में विभाजित मिली हैं, जिनमें से पहले एक है दुर्ग और दूसरी है निचला शहर। तो चलिए पहले दुर्ग के बारे में चर्चा करते हैं और दुर्ग को जानते हैं। दुर्ग क्या था? यह एक छोटा स्थान था लेकिन बहुत ऊंचाई पर था। दुर्ग ऊंचे इसलिए होते थे क्योंकि यहाँ पर बनी संरचनाएं कच्चे ईंटों के चबूतरे पर बनी होती थीं, अर्थात चबूतरा नींव का काम करता था। दुर्ग को चारों तरफ से दीवारों से घेरा गया था। यह दीवार इसको निचले शहर से अलग करती थी। दुर्ग पर बनी संरचना का प्रयोग अधिकतर संभवतः विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता था। यहीं दुर्ग पर हमें एक माल गोदाम मिला था, जिसे कि अन्नागार भी बोलते हैं। इसका निचला हिस्सा ईंट से बना था। इसके साक्ष्य मिले हैं। इसका ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया था, जो संभवतः लकड़ी का बना रहा होगा, क्योंकि यह सभ्यता आज से लगभग 7 से 8 हजार साल पुरानी है और कोई भी लकड़ी इतने समय तक नहीं टिक सकती थी। इसी कारण पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि इसका छत संभवतः लकड़ी का बना रहा होगा। यहीं दुर्ग में हमें एक विशाल स्नानागार भी मिला है। यह स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय तक जाने के लिए इसमें सीढ़ियाँ बनी थीं। जलाशय का पानी एक बड़े नाले के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था। यह एक अनोखी संरचना थी। संभवतः इसका उपयोग अनुष्ठान एवं सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था। इसी स्नानागार के पास से एक कांस्य की मूर्ति मिली है, जिसे इतिहासकारों ने मातृ देवी की संज्ञा दी है, क्योंकि इस मूर्ति में बहुत सारे आभूषण लदे हुए पाए गए हैं। तो इसका जिक्र आगे की वीडियो में किया गया है और आगे हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं विशाल स्नानागार के बारे में अच्छे से। मैंने आपको बताया था कि स्नानागार एक गलियारे से घिरा हुआ है। तो देखिए ऊपर चारों तरफ घूमने के लिए एक रास्ता बना है और इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको दिख रहा होगा कि सामने उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। शायद यह पिक्चर में आपको छोटा लग रहा होगा, परंतु यह बहुत विशाल स्नानागार था। तो चलिए अब निचले शहर के बारे में भी जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि निचले शहर में आवासीय भवन मिले थे। निचला शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में बसा हुआ था। निचले शहर को भी दीवारों से घेरा गया था। यहाँ भी कई घरों के नीचे एक बड़ा चबूतरा बना था, जो कि नींव का काम करता था।
इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए बहुत पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अगर किसी मकान का निर्माण हुआ है तो बहुत ज़्यादा लोगों को काम मिला होगा और उसके साक्ष्य भी हमें मिले हैं। निचले शहर के मुकाबले दुर्ग ज़्यादा विकसित था। तो चलिए अब नए टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है जल निकास व्यवस्था। यह व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण और अनूठी व्यवस्थाओं में से है। हड़प्पा सभ्यता की अनूठी व्यवस्थाओं में से एक जल निकास प्रणाली भी है। हड़प्पा में शहरों में नियोजन के साथ साथ अर्थात प्लानिंग के साथ साथ जल निकास व्यवस्था भी की गई थी। जल को निकालने की व्यवस्था भी की गई थी। वहाँ पर कई सारी नालियाँ बनाई गईं जिसके ज़रिए गांव का गंदा पानी बाहर निकाल दिया जाता था। यहाँ पर ज़्यादातर चौड़ी सड़कें मिली हैं। सड़कें गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में काटती थीं, अर्थात एक दूसरे को समकोण में काटती थीं। हड़प्पाई भवनों को देखकर ऐसा पता लगा कि पहले यहाँ नालियाँ, फिर गलियाँ और उसके बाद अगल बगल घर का निर्माण हुआ। प्रत्येक घर का गंदा पानी इन नालियों के जरिए बाहर चला जाता था। यह नालियाँ बाहर जाकर बड़े नाले में मिल जाती थीं, जिससे सारा पानी शहर के बाहर चला जाता था और बाहर एक टैंक में जमा हो जाता था। अब आप सोचिए, हड़प्पा सभ्यता लगभग 7 से 8 हज़ार साल पुरानी है। 7 से 8 हज़ार साल पहले भी हड़प्पा में कितनी सुख सुविधाएं थीं। चलिए इस वीडियो का लास्ट टॉपिक भी देख लेते हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है गृह स्थापत्य कला। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन थे। यह मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ के आवास में एक आंगन, उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आंगन खाना बनाने और कताई करने के काम में आता था। यहाँ एकांतता और प्राइवेसी का बहुत ही ध्यान रखा जाता था। भूतल अर्थात ग्राउंड लेवल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं होती थीं। शायद इनका यह मानना था कि बाहर से कोई अंदर झांक सकता था और यह इन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि यह प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। इन्होंने इसका पूर्ण ध्यान रखा कि कोई बाहर से जाता हुआ आदमी घर के अंदर आंगन में ना देख पाए। इसीलिए इन्होंने दरवाजे बनाए, उसके बाद दूसरी जगह से दरवाजे बनाए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि बाहर से जाता हुआ कोई भी अंदर ना झांकने पाए। इसीलिए इन्होंने इस तरह के दरवाज़ों का निर्माण किया। हर घर में एक अपना स्नानाघर होता था। स्नानाघर में पानी नाली के जरिए सड़क वाली नाली पर बहा दिया जाता था। कुछ घरों में छत जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मिली हैं। कई घरों में कुएं भी मिले हैं। कुएं एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जिसमें से कोई बाहर जाता आदमी भी उनका यूज कर सके, अर्थात वहाँ से कुंडी खोलकर पानी पी सके। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो में कुएं की कुल संख्या लगभग 700 थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद रखना। यह क्वेश्चन में भी आया था कि मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या कितनी थी, तो कुएं की संख्या लगभग 700 मिली थी। तो थैंक यू गाइज, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के और व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो ठीक है गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर और किसी टॉपिक पर इसी तरह की इन्वेस्टमेंट वीडियो चाहिए तो कमेंट करें।